नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने शुरू कर रखा है मुगल काल। और मुगल काल में हमारा चला है बाबर। तो बाबर के बारे में हमने पीछे पढ़ा। बाबर ने उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, जो भी उसका परिचय था वो हमने कर लिया था। भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, कैसे ये संजोग बना, उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी। बाबर पर उसने 1519 में एक झेलम के तट पर, चनाब के तट पर था भेरा नगर, 1519 में आक्रमण किया। चौथा आक्रमण वो करता है, कंधार को जीतता है। भारत से पहले हम देखें, पांचवा जो आक्रमण उसने किया है, पहले उसने 4 आक्रमण किए, तो पांचवा आक्रमण जो था उसका भारत पर था, जिसे हम पानीपत के नाम से जानते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। भारत पर बाबर का जो 5वां आक्रमण था वह पानीपत का आक्रमण था। बाबर इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए आह्वान करता है और 21 अप्रैल 1526 को। तो आज हम पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध। यहाँ पर हम देखेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, और ये होता किस किस के बीच है हम देखेंगे। पानीपत का युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था। कौन था? दिल्ली का सुल्तान रहता है इब्राहिम लोदी। इन दोनों के मध्य होता है। होता क्या है, बाबर 12 अप्रैल को अपने तंबू गाड़ देता है पानीपत में। उसके बाद दोनों सेनाएं पानीपत में होती हैं। इब्राहिम लोधी भी दिल्ली से चला जाता है पानीपत के ग्राउंड में। दोनों सेनाएं कुछ दिन तक आमने सामने बैठी रहती हैं। तो पानीपत के मैदान में हम यहाँ पर देखेंगे, जो पानीपत का मैदान है, यहाँ पर बाबर के द्वारा 12 अप्रैल को अपने तंबू या अपने शिविर लगा दिए जाते हैं। दोनों सेनाएं काफ़ी समय तक एक दूसरे के सामने बैठी रहती है। युद्ध का उत्साह नहीं होता। बाबर के पास भी सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास काफ़ी बड़ी सेना थी। तो बाबर के पास सैनिक जो थे संख्या में कम जरूर थे, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो काफ़ी सुसज्जित सेना थी। इसके पास हथियार, तोपखाना वगैरह वो बेहतर था। घुड़सवार जो थे, अच्छे घुड़सवार थे इनके पास। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास उतनी तकनीक से सुसज्जित सेना नहीं थी। केवल एक बड़ी संख्या में थी। हाथी थे, जो भारत का दुर्भाग्य रहा है। किसी भी बाहरी सत्ता को भारत में पैर जमाने के लिए ये जो हाथी हैं, भारतीय शासक को उल्टे नुकसान ही पहुंचाती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 अप्रैल के दिन क्या होता है। ये इब्राहिम लोदी का खेमा है। इस तरफ हम देखेंगे यह बाबर है। पानीपत में इसने अपने शिविर लगा दिए हैं, अपना जो तंबू गाड़ दिया है। तो 20 अप्रैल को क्या होता है, 20 अप्रैल को क्या होता है, बाबर की जो सेना है वो जो इब्राहिम की लोधी की सेना है इस पर आक्रमण करती है। एक तरीके से निरीक्षण रूप से हम देखें, लेकिन क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। और 21 अप्रैल की सुबह हम देखेंगे, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इन दोनों में घमासान युद्ध होता है, जिसमें होता क्या है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान लड़ते हुए बहादुरी के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके कारण क्या रहते हैं? कारणों में हम देखेंगे एक तो बाबर का जो अनुभव था पिछले कुछ वर्षों से, हम देखेंगे मध्य एशिया में अक्सियान का जो क्षेत्र है, फरगना जागीर का शासक रहता है। वहाँ से वह पूरी तरह प्रशिक्षित हो गया था। लड़ के उज्बेकों के साथ लड़ के पूरी तरह प्रशिक्षित था, और इसकी सेना भी प्रशिक्षित थी। यानी कि निपुण था वो युद्ध कला में भी, उसे काफ़ी अनुभव था। और भारत में आने से पूर्व वह कई नदियों को तैरकर
चीरकर निकल चुका था। बहुत सी उसने गर्म हवाएं देखी थी। तो इसलिए जो बाबर का अनुभव है वो भी उसके काम आता है। बाबर का अनुभव उसके काम आता है। वही इब्राहिम लोदी है तो इसके जो खिलाफत हो रही थी भारत में, कई शासक थे, या इसके खुद के हम देखें इसका आलम खां लोदी है या दौलत खां लोदी है, वो इब्राहिम को दिल्ली की गद्दी पर सहन नहीं कर रहे थे। दूसरा हम देखेंगे जो तोपखाना है, बाबर का तोपखाना, गोला बारूद भी। और उसके बाद हम देखें तीरंदाज। बाबर पानीपत युद्ध की जो विजय है, बाबर पानीपत की जो विजय है उसका श्रेय किसे देता है? अपने तीरंदाजों को देता है। श्रेय किसे देता है विजय का? अपने तीरंदाजों को देता है। जब युद्ध हो रहा था तो उसमें हम देखेंगे ये जो तीरंदाज से पूरी तरह से इन्होंने सेना के चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए थे और तोपखाना था, आग उगल रहा था। और जो भारतीय सेना, हिंदुस्तान की सेना है, इब्राहिम लोदी की सेना, इसमें जो हाथी थे वो इस तोपखाने से या गोले बारूद की आग से भयभीत हो चुके थे और सेना में भगदड़ मचा दी, और जिससे इब्राहिम लोदी की यहाँ पर हार हो जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे तुलगुमा युद्ध पद्धति। बाबर की हम देखेंगे तुलगुमा युद्ध पद्धति। यह एक युद्ध पद्धति थी। इसमें क्या होता था, जो शत्रु की सेना होती थी इसे दाएं व बाएं तरफ से बाबर की इस पद्धति के अनुसार सेना को क्या कर लिया जाता था? घेर लिया जाता था। सेना को घेर लिया जाता था दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, जिसे तुलगुमा युद्ध पद्धति भी कहा गया है। उसके बाद इसकी एक थी रूमी या उस्मानी विधि भी कहते हैं। रूमी या उस्मानी विधि। इसमें क्या था? तोपखाना होता था, जो तोपखाने की जो गाड़ियां होती थी उसमें हम देखेंगे दो गाड़ियों के मध्य व्यवस्थित जगह छोड़ी जाती थी। जिससे तोपखाना सजाया जाता था। इस प्रकार से हम देखेंगे ये ऐसे कोई ये जो तोपें हैं, ये गोले बरसाती थी। क्या करती थी? गोले बरसाती थी। इनको चैन से या रस्से से बांधा जाता था। इस प्रकार से इधर भी तोपें होती थी। इस प्रकार से हम देखेंगे ये तोपें गोले बरसाती थी, रस्सी गीले चमड़े की रस्सी होती थी जिससे बांधा जाता था। तो इस प्रकार से उस्मानी विधि का इसने प्रयोग किया बाबर के द्वारा और तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें बाबर को आसानी से विजय प्राप्त हो जाती है इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी क्या है? इसमें परास्त होता है। इब्राहिम लोदी क्या होता है? यहाँ पे हम देखेंगे परास्त होता है। और बाबर की यहाँ पे क्या होती है? विजय होती है। बाबर की विजय होती है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को होता है। किसके मध्य होता है? बाबर के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर जो मुगल वंश का प्रथम संस्थापक रहता है, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। परिणाम की बात करें तो भारत में क्या होता है? एक नए वंश की स्थापना हो जाती है। और नया वंश जो था वो वंश कौन सा रहेगा? मुगल वंश। कौन सा रहेगा? मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ 21 अप्रैल 1526 को हो जाती है। इसके परिणामों में देखें तो दिल्ली व इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली व आगरा पर किसका अधिकार हो जाता है? बाबर का अधिकार
हो जाता है। परिणाम में हम देखेंगे दिल्ली व आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को मुगल वंश की जो स्थापना हो जाती है। तुलगमा युद्ध पद्धति है जो उसमें हम देखेंगे होता क्या है, इसमें सेना की घेराबंदी की जाती है। जो शत्रु की सेना है उसकी घेराबंदी कर ली जाती है। और जो उस्मानी विधि है यह क्या है, तोपों को सजाने की एक विधि है। दो गाड़ियों के मध्य व्यवस्थित जगह रखकर तोपों को सजाना, इस प्रकार से हम देखेंगे यह क्या है, तोपों को एक सजाने की विधि है। तोपों को सजाने की विधि रहती है। और तोपों के जो हम देखेंगे मुख्य अधिकारी होते थे जिनके अधीन ये तोपें होती थी, तोपें चलाई जाती थी, उसमें हम देखेंगे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। मुख्य तोपची इनके उस्ताद अली और वह दूसरा कौन सा था, मुस्तफ़ा खान। ये मुख्य तोपची रहते हैं बाबर की। ठीक है, इसको फिर से देख लेंगे हम ताकि आपके अच्छी तरह से याद हो जाए मस्तिष्क के पटल पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाबर का भारत पर आक्रमण है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और पानीपत का प्रथम युद्ध है यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। कौन सा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो होता कब है, 21 अप्रैल 1526 को होता है। उससे पहले की प्रक्रिया हम देखेंगे। जो बाबर है पानीपत के मैदान में आ डटता है, काबुल को केंद्र बनाकर वह भारत पर आक्रमण करता है। काबुल अब उसका प्रशासकीय क्षेत्र रहता है। पानीपत में अपने शिविर लगा देता है। कब, 12 अप्रैल को। इब्राहिम लोधी भी उधर से आ जाता है एक जंगी सेना को लेकर, काफ़ी बड़ी सेना रहती है इनके पास। तो दोनों इस मैदान में आते हैं। होता क्या है, 20 अप्रैल के दिन जो बाबर है एक निरीक्षण के रूप में देखता है, शाम को इब्राहिम लोधी के खेमे पर है जो अटैक कर देता है, लेकिन सेना को क्या मिलती है, असफलता मिलती है। अगली सुबह 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी दिल्ली का जो सुल्तान है उस पर मुगल वंश का शासक बाबर फिर से अटैक करता है और इनमें घमासान युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, इब्राहिम जो लोधी है वो लड़ता हुआ मारा जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। और इस युद्ध को जीतने के क्या कारण थे, इस युद्ध को बाबर ने किस प्रकार से जीता, तो मुख्य कारण थे उसके जो तोपखाना गोला बारूद था, ठीक है, उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति थी, उसकी जो उस्मानी विधि थी। तो उसमें हम देखेंगे, उस्मानी विधि में देखेंगे तो यह तोपों को सजाने की एक विधि थी। दो गाड़ियों के मध्य व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों को सजाना क्या कहलाता था, उस्मानी विधि कहलाता था। और इसके मुख्य तोपची से उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, इसके दो मुख्य तोपची थे। उसके बाद हम देखेंगे बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति जो है इसने किससे प्राप्त की थी, तो यह की थी उज्बेगों से। उज्बेग जो होते थे उनसे तुलगमा युद्ध की पद्धति की इसने प्राप्ति की थी। इसमें क्या होता था, सेना की, विपक्षी सेना की घेराबंदी की जाती थी दाएं और बाएं तरफ से, और इनके पास एक रिजर्व सेना भी होती थी। बाबर के पास क्या होता था, एक रिजर्व सेना रखी जाती थी। जब शत्रु की सेना थक जाती थी, थक कर चूर चूर हो जाती थी, तो ये रिजर्व टुकड़ी होती थी, ये पीछे से अटैक करती थी और शत्रु को भागने के लिए मजबूर कर देती थी। तो ये दोनों सेनाएं हैं तुलगमा पद्धति के तहत हम देखेंगे, घेराबंदी करके, और ऊपर से तीर गोला बारूद जब हम देखेंगे सेना पर, इस पर गोले दागे जाएंगे, ठीक है, तोपें आग बरसाएंगी और चारों तरफ से तीरों की बौछार हो जाएगी। और ऊपर से इब्राहिम लोधी जैसा सुल्तान यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो सेना में अपने आप भगदड़ मच जाती है, सेना का हौसला विपक्षी का टूट जाता है। इस प्रकार से उसने युद्ध लड़ा था। और यहाँ पर युद्धों को लड़ने का लगातार जो उसका बाबर का अनुभव था वो यहाँ पर काम आता है। इब्राहिम लोधी एक ऐसा नौजवान था जो बाबर के मुकाबले अनुभवहीन था, उसका सेनापति तब उतना अच्छा नहीं था। फिर तोपखाना बारूद
और ये तीरंदाजों को श्रेय देना। इस प्रकार उसके बाद हम देखेंगे इस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। परिणाम हम देखेंगे फिर से 200-300 सालों या वर्षों के बाद हम देखेंगे परिणाम में एक नए वंश की स्थापना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो वंश रहता है मुगल वंश, 21 अप्रैल 1526 को जिसकी स्थापना हो जाती है, और दिल्ली व आगरा पर किसका अधिकार हो जाता है? बाबर का अधिकार हो जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे जब पानीपत की विजय प्राप्त कर लेता है बाबर, तो वह काबुल के निवासियों को क्या करता है? एक चांदी का सिक्का बांटता है। जो काबुल के निवासी है, जो काबुल की प्रजा है, विजय के बाद जो बाबर है चांदी का सिक्का बांटता है, जिससे प्रसन्न होकर उसकी उदारता को देखकर जो वहाँ की प्रजा है उसे कलंदर कहकर पुकारती है। क्या कहती है? कलंदर। काबुल की प्रजा है जो, इसे क्या किया जाता है? चांदी के सिक्के बांटे जाते हैं। चांदी के सिक्के बांटे जाते हैं। चांदी के सिक्के बांटे जाते हैं तथा इस उदारता के कारण, उसकी इस उदारता के कारण ये जो प्रजा है उसे क्या उपाधि देती है? कलंदर। किसकी उपाधि देती है? कलंदर की उपाधि दी जाती है, उसे कलंदर कहा जाता है। बाबर की हम देखेंगे पहले तो मिर्ज़ा, उसके बाद बादशाह, फिर कलंदर, फिर गाजी, ऐसी उपाधियों से स्वयं को विभूषित करता है या दी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे बाबर इसके बाद रुकता नहीं है, क्योंकि भारत में एक नया शासक कहेंगे हम उसे, तथा उसे अपनी जड़ों को सुदृढ़ करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध लड़ता है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है। होता किनके मध्य है? इसमें 2 शासक रहेंगे। मुगल वंश का बाबर रहेगा, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यहाँ पर हम देखेंगे बाबर, और दूसरा रहेगा राणा सांगा। कौन रहेगा? राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, जो कहाँ का शासक है? राजस्थान के मेवाड़ का एक राजपूत शासक, वीर योद्धा, साहसी शासक रहता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध के कारण क्या होते हैं? पहला कारण तो हम देखेंगे, इस युद्ध के कारणों में हम देखेंगे जो बाबर है, बाबर के द्वारा पानीपत युद्ध के बाद दिल्ली में रहने का निश्चय या हिंदुस्तान में रहने का निश्चय कर लिया जाता है। स्थायी रूप से दिल्ली में रहने का जो निश्चय बाबर के द्वारा कर लिया जाता है। दूसरा बाबर है जो बाबरनामा में इस बात को स्वीकार करता है कि जब वह काबुल में था तो बाबर को निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। किसने? राणा सांगा ने। राणा सांगा के द्वारा उसे आमंत्रित किया गया था। लेकिन जब युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, तो बाबर ने कहा मेवाड़ का राणा सांगा जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा, उसकी कोई सहायता नहीं थी। इसी बात से क्रोधित था बाबर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बाबर उसे आमंत्रित करे। तो यह कारण रहे थे युद्ध के। दूसरा कारण था सांगा द्वारा बाबर को आमंत्रित करना या नियंत्रण देना भारत पर युद्ध के लिए। तो उसमें देखेंगे खानवा युद्ध का मैदान रहता है राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में, यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान एक स्टेट है जिसमें हम देखेंगे भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान के भरतपुर में खानवा नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। इस युद्ध में हम देखेंगे बड़ी सेना होती है राणा सांगा के साथ। इसमें महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और सलहदी तंवर जैसे तथा 7 राजपूत शासक भी होते हैं। यहाँ हम देखेंगे राणा सांगा के साथ कौन कौन रहते हैं। इसके साथ हम देखेंगे महमूद लोदी,
जो एक अफगान नेता था, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। दूसरा यहाँ पर हम देखें तो सलहदी तंवर, सलहदी तंवर भी राणा सांगा के साथ थे। तो 7 राजपूत शासक व 104 जो सरदार हैं, राजपूत सरदार हैं, वो राणा सांगा के साथ थे। तो इससे पहले होता क्या है, राणा सांगा की सेना से भयभीत हो जाती है बाबर की सेना। तो वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राणा सांगा के वीर शौर्य से परिचित थे, उसके साहस से परिचित थे, और वो जानते थे कि राणा सांगा से टकराना कोई मामूली बात नहीं है। पीछे से भी युद्धों में वो काफ़ी युद्धों को लड़ चुके थे, जिसमें जो मुगल सेना है अब नया जो रिस्क है वो इनसे युद्ध लड़ने का नहीं ले सकती थी, क्योंकि काफ़ी युद्ध लड़े थे। इब्राहिम लोदी को बांडी व खतौली के युद्धों में राणा सांगा परास्त कर चुका था। तो इसलिए बाबर की जो सेना है भयभीत थी। तो इसके लिए बाबर ने क्या किया, उन्हें प्रेरित करने के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद क्या होता था, जिहाद का नारा देता है बाबर। जिहाद क्या होता है, एक प्रकार से इस्लाम के लिए या धर्म की रक्षार्थ जो युद्ध लड़ा जाता है। क्या होता है, धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे जिहाद कहा जाता है। जिहाद का नारा दिया जाता है बाबर के द्वारा, तथा बाबर के द्वारा यहाँ पर मदिरा के जो पात्र हैं, चांदी सोने के पात्र हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, तथा जीवन में कभी भी शराब न पीने का प्रण लिया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे बाबर ने अपनी सेना को प्रेरित किया, तथा इन बातों से बहला फुसला कर किस प्रकार से हम देखें उसने युद्ध के लिए अपनी सेना को प्रेरित किया। जो उस काम सिकंदर भी नहीं कर पाया, बाबर इस काम को बाबर ने कर दिखाया। इस प्रकार से हम कहेंगे कोई बाबर मामूली योद्धा नहीं था, जिसने मुगल वंश की स्थापना है जो हिंदुस्तान जैसे एक इतने बड़े राष्ट्र में कर दी। तो वो क्या करता है, जो मदिरा के पात्र हैं उनको भी तोड़ देता है, जिहाद का नारा भी देता है। एक मुसलमानों पर लगने वाला तमगा जो कर है, एक तमगा कर था, चुंगी कर था, जिसे क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, जिसे इस युद्ध में समाप्त कर दिया जाता है। तो बाबर और सांगा के मध्य युद्ध होता है। इससे पहले बाबर क्या करता है, एक 1500 की सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी, 1500 की एक सैनिक टुकड़ी सांगा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, जो क्या होती है, असफल हो जाती है। लेकिन उसके बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों में घमासान युद्ध होता है, जो लगभग 20 घंटे तक चलता है, 20 घंटे तक चलता है, और जिसमें राणा सांगा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, सेना जब राणा सांगा को नहीं देखती तो वह तितर बितर हो जाती है, और राणा सांगा की दुर्भाग्यवश क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। तो राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाता है, और बाबर की क्या होती है, इस युद्ध में विजय हो जाती है। बाबर 17 मार्च 1527 ईस्वी का जो खानवा का युद्ध है, भरतपुर के क्षेत्र में था, इसे जीत लेता है। यह युद्ध बाबर मुगल वंश के शासक और राजपूत शासक राणा सांगा जो मेवाड़ रियासत का शासक था, उनके मध्य यह युद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा के साथ भी इस युद्ध में उसकी एक सैन्य टुकड़ी ने विश्वासघात किया था। तो इसके बाद क्या होता है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा फिर से जब होश में आता है तो वह युद्ध क्षेत्र में चला जाना चाहता है, लेकिन कुछ सरदारों के द्वारा भयभीत होकर यह फिर से मरवाएगा, तो वो राणा सांगा को क्या करते हैं, विष देते हैं। और कुछ इतिहासकारों का मानना है इसी वजह से राणा सांगा की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो राणा सांगा इस युद्ध को हार जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। राणा सांगा वीर गति को प्राप्त होता है, शहीद हो जाता है। फिर से देख लेंगे राणा सांगा और दूसरा शासक है जो बाबर है, इनके मध्य 17 मार्च 1527 को
खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के कारण क्या रहते हैं, एक तो हम देखेंगे भारत का पानीपत युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर है उसका भारत में रहने का निश्चय कर लिया जाता है। स्थायी रूप से वह भारत में रहना निश्चित करता है तथा वह अपने निवासियों को कहता है काबुल की गिरवी उनके लिए फिर से नहीं। दूसरा कारण हम देखेंगे, जो सांगा के द्वारा बाबर को निमंत्रण दिया जाता है युद्ध में, ऐसा अपनी बाबरनामा पुस्तक या तो जो कि बाबरी में वह स्वीकार करता है जो पुस्तक उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। और उसके बाद हम देखेंगे बाबर व राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत शासक था, ठीक है। और यह युद्ध है जो खानवा का होता कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर के खानवा नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में हम देखेंगे राणा सांगा का जो साथ देते हैं, राणा सांगा के साथ कौन कौन होते हैं, महमूद लोदी, हसन खां मेमाती, सलहदी तंवर और 7 राजपूत शासक व 104 सरदार इसके साथ होते हैं। काफ़ी बड़ी सेना लेकर जाता है राणा सांगा। और तीसरा कारण जो इसका रहा था, ये उनकी सीमाएं हैं दिल्ली के साथ लगती थी, सीमाएं हैं जो दिल्ली के साथ लगती थी। जो राणा सांगा है वह भी दिल्ली को जो सिंहासन है उस पर अपना अधिकार करना चाहता था तथा वह एक नई सत्ताधारी को यहाँ पर पसंद नहीं करता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो बाबर है उसकी सेना राणा सांगा की सेना से टकराने के लिए तैयार नहीं थी, तो बाबर उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया जाता है। बाबर के द्वारा हम देखेंगे जिहाद का नारा कब दिया जाता है, खानवा के युद्ध में दिया जाता है। और जिहाद क्या है, धर्म की रक्षा हेतु लड़ा गया युद्ध है। मदिरा के पात्र तोड़ दिए जाते हैं तथा कभी भी मदिरा न पीने की बात करता है, पढ़ लेता है तथा युद्ध के बाद कहता है कि जो सैनिक वापस जाना चाहते हैं उन्हें बहुत सा खजाना देकर वापस भी भेजा जाएगा। और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर भी है जो समाप्त कर देता है। और दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा परास्त हो जाता है, बाबर की विजय हो जाती है। तो इस युद्ध के बाद राणा सांगा क्या करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर के द्वारा खानवा युद्ध विजय के बाद किसकी उपाधि धारण की जाती है, गाजी की उपाधि धारण की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब होता है, 1528 को, जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है, बाबर व मेदिनी राय के मध्य होता है। इस युद्ध में क्या होता है, बाबर की विजय होती है, फिर से मेदिनी राय परास्त हो जाता है। कौन विजित होता है, बाबर और मेदिनी राय की परास्त हो जाती है, पराजय हो जाती है। और बाबर क्या करता है, इसमें राजपूतों के सिरों की मीनार लगवाता है। जो राजपूत हैं इस युद्ध को जीतने के बाद राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाता है तथा इस युद्ध में भी बाबर क्या करता है, जिहाद का नारा देता है दूसरी बार। पहला खानवा में, दूसरा चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा देता है तथा राजपूतों के सिरों की जो मीनार है इस युद्ध में भी वह लगवाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला युद्ध है, अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। कब होता है, 1529 में। हर साल लगातार है जो बाबर युद्ध लड़ता है। यह युद्ध किन किन के मध्य होगा, एक तो हम देख रहे हैं बाबर है, दूसरा है महमूद लोदी। कौन है, महमूद लोदी। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसमें जो महमूद लोदी है अफगान सरदार है, यह पहले से ही लड़ने के लिए तत्पर थे क्योंकि पहले अफगानों की सत्ता थी दिल्ली सल्तनत पर, तो वह बाबर को खदेड़ना चाहते थे। और महमूद लोदी है, यह बंगाल व बिहार, बंगाल व दूसरा सूबा हम देखेंगे बिहार का, बिहार की जो संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना के साथ बाबर से टकराता है। कहाँ, घाघरा के युद्ध में। जो घाघरा का युद्ध है इसमें पहली बार नावों का प्रयोग हुआ। मुगल काल में देखें तो पहली बार नावों का प्रयोग होता है। यह कर्मनासा नदी के
तट पर लड़ा जाता है। और दूसरा हम देखेंगे बाबर का यह अंतिम युद्ध रहता है। बाबर का यह अंतिम युद्ध रहता है जो घाघरा का युद्ध है। इसमें क्या होती है, महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। महमूद लोदी की पराजय हो जाती है और बाबर फिर से विजिट हो जाता है। 4 मैचों की सीरीज है। यहाँ पर बाबर के द्वारा क्लीन स्वीप दिया जाता है। जो यहाँ के सैनिक हैं, योद्धा हैं, सेनापति हैं या शासक हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े जाते हैं। कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं? पहला तो हमने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा हम देखेंगे खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तीसरा चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदेरी का युद्ध है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं चारों युद्ध। और चौथा है घाघरा का जो युद्ध है। पानीपत का 1526 महत्वपूर्ण युद्ध है, 21 अप्रैल 1526। खानवा का कब होता है? 1527, 17 मार्च 1527। फिर है चंदेरी का जनवरी में होता है, 1528 में होता है। फिर 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। इसके बाद 1530 है, जो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर उसे हम देखेंगे। और बाबर के कुछ अन्य कार्य हैं जिन्हें हम देखेंगे। हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा एक पीएम जैसे पद के जो निर्मित किया जाता है, जिसे हम कहेंगे मीर खलीफा। कौन सा पद है? मीर खलीफा पद है, जो इसका सृजन किया जाता है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, जो एमपी के समान था, सॉरी पीएम के समान था, जो प्रधानमंत्री के समान पद रहता है। उसके बाद बाबर के द्वारा 2 चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए जाते हैं, बाबरी और शाहरुख। बाबर के द्वारा जो सिक्के प्रचलित करवाए जाते हैं वो कौन से हैं? एक तो बाबरी व दूसरा शाहरुख नामक सिक्के प्रचलित करवाए जाते हैं। उसके बाद बाबर के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी, या हम कहेंगे इसे बाबरनामा। यह क्या है? बाबर की आत्मकथा थी। बाबर की आत्मकथा थी जो बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी। इसमें भारत की बहुत सी जानकारी मिलती है। बाबर कहता है कि भारत की जलवायु, भारत की जो संस्कृति, भारत की राजनीतिक स्थितियों की जानकारी इसमें हमें बताता है। और बाबर के द्वारा भारत के किसानों के हालात दिखाए गए हैं। बाबर कहता है कि भारत में बहुत सी गरीबी है, भारत के लोग कम वस्त्र पहनते हैं, वह सुंदर नहीं है, लेकिन यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ पर बारिश होती है, जो मानसून के महीने इनमें खूब बारिश होती है, खूब अच्छे अच्छे झरने हैं, नदियाँ हैं, बहुत सी विशेषताएं बाबर यहाँ पर बताता है। लेकिन भारत में उस समय गरीबी नहीं थी, क्योंकि बाबर भी भारत पर उस समय आक्रमण करता है तो भारत पर धन की दृष्टि से ही करता है। उस समय होता क्या था, जो भारत के किसान लोग थे या खेतों में काम करने वाले लोग थे, वो केवल लंगोटी पहनते थे, ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि जो भारत है हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और काफ़ी शुष्क रहता है, गर्मी रहती है। तो इस बात से बाबर अंदाज़ा लगाता है, अनुमान लगाता है कि शायद भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो तुजुक-ए-बाबरी है या बाबरनामा है, यह बाबर की क्या है, आत्मकथा है। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है तुर्की भाषा है। तुर्की भाषा में लिखी गई यह पुस्तक है बाबर की। इसके बाद क्या होता है? दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब? दिसंबर 1530 को 30 को क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है तथा इसे आगरा में दफनाया जाता है। पहले कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है बाबर के शरीर को। लेकिन उसके बाद इसकी पत्नी के द्वारा
इसकी पत्नी के द्वारा इसे कहाँ दफना दिया जाता है? आगरा से काबुल में, काबुल में इसे दफना दिया जाता है, दफनाया गया बाद में। काबुल यहाँ पर हुमायूं का जन्म हुआ था। इसी के साथ ही एक महान लड़ाकू योद्धा और भारत में मुगल वंश की सत्ता की स्थापना करने वाला शासक क्या हो जाता है? मिट्टी में विलीन हो जाता है, इसे दफना दिया जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे मूबियान, यहाँ पे शब्द मिलता है मूबियान। मूबियान क्या था? बाबर द्वारा प्रचलित एक पद्य शैली थी जो बाबर द्वारा प्रचलित थी। मूबियान शैली का भी विकास बाबर के ही समय हुआ था। फिर से हम देख लें यहाँ पर बाबर के जो कार्य हैं, बाबर के हम देखेंगे कौन कौन से युद्ध हैं आपको बता दिया गया। और बाबर के द्वारा किस पद का सृजन किया गया जो पीएम के समान था? मीर खलीफा का पद का जो सृजन है किसने किया? बाबर ने, जो पीएम के समान था। बाबर के द्वारा 2 प्रचलित सिक्कों के नाम बताइए। तो सिक्कों के नाम क्या है? बाबरी और शाहरुख। बाबर के द्वारा किस पुस्तक का जो रचना की गई? बाबरनामा या तुझके बाबरी, ठीक है, जो क्या थी? इसकी आत्मकथा थी। तो इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा हम देखेंगे तुर्की भाषा में यह पुस्तक रची गई थी। उसके बाद हम देखेंगे बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में होती है। पहले इसे कहाँ दफनाया जाता है? आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में इसे वहाँ से ले जाकर काबुल में दफनाया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे मूबियान पद्य शैली का जो विकास है वह भी बाबर के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर जो बाबर है वह अपनी अंतिम सांसें लेता है और उसका इतिहास यहाँ पर थम जाता है। तो इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे हुमायूं को, जो बाबर का अगला वंशज है, उत्तराधिकारी है। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार।